वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके IBPS CRP क्लर्क XIV डेट इज 2024 के आपके एग्जाम के बारे में, जो कि कुछ दिन में आपका एग्जाम है। उसकी हमारी फाइनल वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करने वाले, डेट इज MCQs। और आपके पेपर का सिलेबस यही होने वाला है, डेट इज इंग्लिश लैंग्वेज के आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन एंड रीजनिंग के टोटल 35 क्वेश्चन। 100 जो है ये क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में, और 60 मिनट्स आपको मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो करते वीडियो को शुरू, और हमारी फाइनल वीडियो होगी IBPS के ऊपर। इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जो कि स्पेसिफिक है इंग्लिश, देन मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड देन रीजनिंग। इन तीनों की स्पेसिफिक वीडियोस भी MCQs की मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। करते वीडियो को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट। मतलब कि टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन है वो भी हुआ है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो अलाउ करते हैं इंस्टेंट कम्युनिकेशन, बट वो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ भी आते हैं। While they have made it easier to connect with people across the globe, they have also introduced issues such as misinformation and privacy concerns. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन चैलेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू द पैसेज। 4 ऑप्शन है। एनहेंस ग्लोबल कम्युनिकेशन, तो ये एक इशू तो नहीं हो सकता है, हमारे को चैलेंज बताना है, ये इशू बताना है। इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, नो। मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी कंसर्न, येस। एंड इम्प्रूव प्राइवेसी सेटिंग, नो। तो हमारा सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, आंसर सी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी कंसर्न। एरर स्पॉटिंग का हमारा क्वेश्चन है, दैट इज नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी। इसका आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो एक एरर है, दैट इज वर। सो नीदर द स्टूडेंट नॉर द स्टूडेंट, लाइक नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज इसमें आना चाहिए, या फिर क्योंकि एक सिंगुलर है तो देयरफॉर जो वर्ब है शुड बी वॉज इंस्टेड ऑफ वर। सो नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी, क्योंकि सिंगुलर यहाँ पर हमारा जो है वो यूज हुआ है, सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। 4 ऑप्शन है आपके पास, और जो क्वेश्चन है वो है, शी वॉज वेरी डैश when she found out that she had won the competition। मतलब अब वो कॉम्पिटिशन जीत चुकी है, तो उसको कैसा फील हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ होगा, या फिर उसको एकदम से अचानक से जो होता है कि झटका लगाओ, या उसको लगाओ कि नहीं मैं कैसे ही जीत सकती हूँ, तो दैट इज एक्सटेटिक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्सटेटिक। सो जो कॉन्टेक्स्ट है ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन सजेस्ट करता है ये पॉजिटिव इमोशन को, और इकेस्टिक जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, ये इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगी। देन वी हैव इज, इफ अ शर्ट कॉस्ट $80 एंड इज मार्क्ड डाउन बाय 10%, तो व्हाट इज द सेल प्राइस। अगर जो एक शर्ट है वो कॉस्ट करती है $80 और उसका जो है 10% जो है वो रेट गिरा दी गया है। 80 का अगर आप सीधा 10% निकालोगे दैट इज 8, और 80 में से अगर आप 8 माइनस करोगे दैट इज 72। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज $72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ $50 आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द न्यू प्राइस। सो 50 का पहले 20% निकालोगे, 50 का 10% निकालोगे दैट इज 5, और 20% हो जाएगा 10, तो 50 प्लस 10 इज 60 एंड दैट इज $60 जो है वो आपका न्यू प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो इफ द एजेस ऑफ A एंड B इज 4:5 एंड B इज 10 years older than A, so what is the age of A। अगर बताया गया कि अगर एज जो है 4 और 5 की जो है, मतलब A और B की जो है 4:5 है, मतलब एक बच्चा है उसकी 4 की रेशो में और एक बच्चा उसकी 5 की रेशो में। अगर B की जो है वो 10 year older है, मतलब अगर B जो है वो 10 साल बड़ा है, तो फिर A की एज क्या होगी। तो आंसर बताया गया 4 years, और इसमें कैसे एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले 5x माइनस 4x, पहले बड़े वाली की देख ली 5x माइनस 4x, और हमारे को पता चल गया इज इक्वल टू 10, क्योंकि वो ओल्डर है, बड़ा है 10। x जो है हमने 10 ले लिया है, हेंस a की जो एज है दैट इज x के 4x की जगह पे हमने रख दिया 10, और वो हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 40, क्योंकि हमारे को 4x वाली की मतलब a वाली की एज निकालनी थी, इसलिए हमने x की जगह पे जो 4x है उसमें x की जगह पे 10 रखा। वहीं अगर हमें b की एज निकालनी होती तो हम 5x की जगह जो है वहाँ पे 5 इंटू 10 रखते दैट इज 50। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग एबिलिटी का। सो रीजनिंग ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा आंसर की लाइक इनकरेक्ट वगैरह है, तो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग एबिलिटी का सिल्गोइज्म का। सो इसमें आपको एक सर्कुलर्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि सारी ही कैट्स जो है वो एनिमल है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे नॉर्मली लिख लेते हैं कि सारी जो कैट्स हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सारी जो कैट्स हैं वो क्या है, सारी कैट्स जो है वो है एनिमल्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है
पर कुछ एनिमल जो है आर नॉट डॉग, मतलब कि कुछ एनिमल जो है वो डॉग नहीं है, मतलब कुछ एनिमल डॉग हो सकते हैं और कुछ एनिमल डॉग नहीं हो सकते हैं। बट बिकॉज हमें नहीं पता कौन सी तरफ के एनिमल डॉग नहीं है, तो हम मानेंगे कि कोई भी एनिमल जो है वो डॉग नहीं है। उसके बाद पर हाँ, डॉग और कैट हो सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, कुछ कैट्स जो है वो डॉग्स नहीं है। मे बी करेक्ट हो सकते हैं, मे बी इनकरेक्ट हो सकते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैट्स, सारे ही एनिमल्स जो है वो कैट है, ये थोड़ा इनकरेक्ट हो सकता है। फिर हमारे से पूछा कि कोई भी कैट जो है वो डॉग नहीं है, कोई भी कैट जो है वो डॉग नहीं है, ऐसा तो हमारे को नहीं बोला गया है। और कुछ कैट्स जो है वो डॉग्स है, ऐसे भी हमें नहीं बोला गया है। तो पर इसका हम सिर्फ एक आंसर लिख सकते हैं, दैट इज सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। कुछ कैट्स जो है वो डॉग्स नहीं है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि डॉग्स जो है बाकी कुछ कैट्स हो, क्योंकि हमारे एनिमल्स जो है कैट्स के अंदर में कुछ ही है, पर कैट्स तो सारी ही है इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इसका एक्सप्रेशन देखें, इफ ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर नॉट डॉग्स, इट फॉलोज दैट सम कैट्स माइट बी अमंग दोज एनिमल्स दैट आर नॉट डॉग्स। पजल है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन इज लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ समवन, हिज फ्रेंड आस्क हु इज इट यू आर लुकिंग एट। सो उसने रिप्लाई किया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, मतलब कि ब्रदर्स और सिस्टर्स है वो, पर मेरे कोई भी नहीं है। बट द फादर ऑफ दैट पर्सन इन द फोटोग्राफ इज माई फादर्स सन, मतलब कि जो फादर जो बट द फादर ऑफ दैट पर्सन, मतलब उस जो फोटो में जो दिख रहा है उसके जो फादर है, जैसे अगर मान के चलो कि आपके कोई भी रिलेशन में कजन की जो एक फोटो है और उनके जो फादर है इज माय फादर, मेरे फादर के जो है वो बेटे हैं, तो एक तरह से कजन का रिलेशन आ सकता है इसमें। एंड दैट इज ही हिमसेल्फ इज द इन द फोटो, क्योंकि वो अपने आप को बोल रहा है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, उसने पहले ही बता दिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, बट द फादर ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन के जो फादर है इन द फोटोग्राफ इज माय फादर्स सन, मेरे फादर के जो है वो बेटे हैं। और उनके फादर के बेटे फिर वो अकेले ही हैं, तो दैट इज ही हिमसेल्फ इज द वन इन द फोटो। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है, दैट इज इन अ सर्टेन कोड फ्लड इज रिटन एज GMPPE। इजिली आपको पता चल पाता है जब डबल पी आ गया ना और डबल ओ था, ओ के बाद क्या आता है MNOP, डी के बाद क्या आता है E, एल के बाद क्या आता है IGKLM, एफ के बाद क्या आता है G। तब लीफ में क्या होगा, एल के बाद क्या आता है EFGHIGKLM, तो पहला आपका आएगा M, दूसरा क्या होगा E, E के बाद क्या आता है M, तो F, M के बाद F आएगा, फिर A के बाद क्या आता है B, MFB, तो MFB हमारे पास सिर्फ एक ही में है जो कि ए वाला MFB, बाकी F के बाद आता है G, तो हमारा यहाँ पे G आना चाहिए था, इन्होंने MFBG, ये आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, F के बाद इन्होंने E लिखा है बट F के बाद E नहीं होता, F के बाद G होता है, ये आपको याद रखना। ब्लड रिलेशंस का अगला क्वेश्चन है, अ वुमन इज लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ समवन, शी सेज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, बट दैट पर्सन मदर इज माय मदर्स डॉटर। सेम कोई क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे कौन है, वो हिमसेल्फ ही है, जो मतलब उनकी जो डॉटर है वो ही जो है इस पिक्चर में दिखाई गई है। द मदर ऑफ द पर्सन इन द पिक्चर इज अ वुमेन्स डॉटर, मतलब वो उनकी बेटी है, सो द पर्सन इन द पिक्चर इज हर डॉटर। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस। He don't like to go to gym, so he don't like to go to the gym, so इसका आपको करेक्ट इंप्रूवमेंट बतानी है। पहला है he doesn't like to go to the gym, he didn't like to go to the gym, he hasn't liked to go to the gym, he liked to go to the gym। डी तो हो ही नहीं सकता, जब बोला ही है कि नहीं पसंद तो मतलब नहीं पसंद, तो उस पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज he doesn't like to go to the gym, दैट इज बिकॉज जो करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन है फॉर डोंट, डोंट ऐसे हम कभी भी लिखते हैं, या तो डू नॉट लिखते हैं या डजंट लिखते हैं, डिड नॉट लिखते हैं, बट डोंट कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते हैं। जो सब्जेक्ट है ही वहाँ पे रेफर करता है, वो एक ये रिक्वायर है एक सिंगुलर फॉर्म का, दैट इज डजंट एंड रेदर देन डोंट। नेक्स्ट है पैराजम्बल। अब पैराजम्बल है आपके पास, जम्बल सेंटेंस है, इसका बताना है पहला कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। He never got tired of exploring new places. Even though he had visited many countries, he still felt a sense of wonder. Traveling was not just a hobby for him, but a way of life. He was always planning his next adventure. So इसका जो हमारी चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इन्होंने हमारे को पहले ही सीरीज दे रखी है, तो हमारे को पहले वाला कोई भी सेंटेंस पता चल जाएगा, तो इसलिए हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सी सीरीज बननी चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें आपको जो करेक्ट सीरीज तो बताई गई वो है 1 वाली, दैट इज ट्रैवलिंग वाज नॉट जस्ट अ हॉबी फॉर हिम बट अ वे ऑफ लाइफ, he was always planning in his next adventure, he never got tired of exploring new places, even though he had visited many countries, he still felt a sense of wonder। so ये हमारी करेक्ट सेंटेंस की सीक्वेंस है।
फर्स्ट में क्योंकि हमारे को बताया गया अबाउट द टॉपिक, सेकंड सेंटेंस में हमारे को बताया गया कंटिन्यूअल प्लानिंग के बारे में, थर्ड बता रहा है आपका एक्सप्लेनेशन के बारे में, फोर्थ बता रहा है कंक्लूडिंग अ सेंस ऑफ वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द कंपनीज न्यू पॉलिसी एम्स टू डैश एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सो कंपनी का जो न्यू पॉलिसी है वो एम करती है कि एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को एंड प्रोडक्टिविटी को। द कंपनीज न्यू पॉलिसी एम्स टू डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, तो वो तो ये करेगी इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, अच्छा करने की कोशिश करेगी। करेक्ट आंसर इज इंप्रूव या इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एबिलिटी का एवरेज का क्वेश्चन। द एवरेज स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 75 इन अ क्लास इज 75। 10 स्टूडेंट्स की क्लास में जो एवरेज आया है दैट इज 75। अगर 2 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया 85 ईच, व्हाट शुड बी द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 8 स्टूडेंट्स टू मेंटेन द क्लास एवरेज। मतलब बाकी रिमेनिंग वाले बच्चों को कितनी लेकर आनी पड़ेगी ताकि जो है एवरेज जो है मेंटेन रहे। हमारे को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे मेन याद रखो, जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से देख लो किसके मिडिल में जो है 75 आएगा। अगर एक तरफ है 70 तो यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है और उधर 10 हो रहा है तो नहीं हो सकता। एक तरफ है 72 तो इधर कितना प्लस होगा 3 और उधर हमारा हो रहा है। और पर हाँ ये भी याद रखना क्योंकि 8 बच्चों को हमारे को सेम नंबर लाने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 72। तभी हमारे जो है 72 को अगर आप लेके चलोगे तो तभी हमारा एवरेज जो है मेंटेन हो पाएगा दैट इज ऑफ 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल स्कोर जो है 10 स्टूडेंट्स का दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज 750। टोटल स्कोर 2 स्टूडेंट्स का है 2 मल्टीप्लाइड बाय 85 दैट इज 170। जो स्कोर रिमेनिंग रहा अब यहाँ पे 750 माइनस 170 इज 580। 580 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे एंड दैट इज 72.5 समथिंग इतना ही आएगा। अगर 8 5 से 40, 8 6 से 48, 8 7 56, तो 7 आपका आ जाएगा 56 के लिए 20 बचेगा तो 2 72.5 समथिंग रहेगा, तो उसके लिए आप 72 मार्क्स जो है वो ले सकते हो। ऑल्सो ऑप्शंस में जो है मतलब पेपर में जो है आपको पॉइंट में भी आंसर मिल सकता है, 72.5 आपका ऑप्शन मिल सकता है। इजीली याद रखना कि सबसे पहले आपको जो है जितने बच्चे हैं टोटल और जितने मार्क्स है उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर कितने मार्क्स जो है स्कोर किए गए कितने बच्चों के द्वारा उनको मल्टीप्लाई करना है। दोनों को जब आपको कैलकुलेट हो जाए तो टोटल में से जो है माइनस कर देना जितने बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, एंड देन उसके बाद आपके पास जो है 750 माइनस 170 आपका जाएगा 580, जो कि आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। एक ट्रेन जो है ट्रैवल कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हुआ, पर मिनट में वो 1 किलोमीटर पार कर रही है। अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो पर मिनट में वो 1 किलोमीटर पार कर रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 150 किलोमीटर। तो सीधा हो गया कि 150 मिनट में जो है वो 150 किलोमीटर पार करेगी। 150 मिनट कितने होते हैं, अगर 60 मिनट जो है वो 1 किलो मतलब 1 घंटा हुआ, फिर 2 घंटे आपके 120 और 2.5 घंटे हुए आपके 150 मिनट। सो 2.5 घंटे 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर जो है डी लिखा गया है बट रियल में आंसर इसका बी होगा दैट इज 2.5 आवर्स लास्ट में आपको बताया गया विच इज 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जनरली जो आपको पेपर में मिलेंगे देखने को, तो ये आपको जरूर सॉल्व करने हैं। सबसे पहले अ सम ऑफ मनी दैट इज $8200 आफ्टर 2 years and $9400 आफ्टर 4 year एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मतलब कि अगर 2 साल बाद जो है एक अमाउंट जो है वो 8200 हुआ और 4 साल बाद वही अमाउंट जो है वो 9400 हुआ, तो कितने परसेंट का जो है हमारे को एक टाइप से हम देख कह सकते हैं इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारे को ये बताना है। सो दैट इज ऑफ 12%, क्योंकि अगर 8200 का हम पहली बार में 12% करेंगे तो हमारा एक स्कोर आता है, उसका हम फिर से 12% करेंगे तो 9400 आ जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं प्रोवाइड करी बिकॉज इसकी एक्सप्लेनेशन काफी लेंथी थी। बाकी आप सॉल्व करके बता सकते हैं, अगर इसका आंसर आपको गलत लगे तो वो भी आप कमेंट से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगर 5 पीपल जो है वो एक रो में बैठे हैं सिटिंग इन अ रो, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है, चलो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इजी अगर हो जाएगा थोड़ा, तो ए जो है वो बैठे हैं लेफ्ट में बी के। अगर ए यहाँ पे है तो अब बी के लेफ्ट में हुआ ये, तो ठीक है ए और बी हमारे एक साथ सबसे हो गया। बट टू द राइट ऑफ सी, ए जो है वो लेफ्ट में बैठा है बी के बट सी के राइट में बैठा है, तो सी जो हमारा वो इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो मिडल में तो सिर्फ एक ही जना बैठा है एंड दैट इज ए, क्योंकि ए के राइट में बी बैठा है और ए के लेफ्ट में जो है वो सी बैठा है। सो ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। गिवन द अरेंजमेंट सी ए बी विद डी एंड ई एट ईदर एंड ए इन द मिडल, क्योंकि हमारे को भाई डी और ई का कुछ बताया नहीं है उन्होंने, तो डी और ई का हम कुछ ले ही नहीं रहे। अ मैन वॉक्स 10 मीटर साउथ। अब ये आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा खुद, बाकी मैं देख लेती हूँ अगर इस पर हम लैपटॉप पे सॉल्व कर सके इस पे। हाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आंसर अभी देखने की इसको जरूरत नहीं है आपको, पहले हम ये देख लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पे एक लगा लेते हैं, 0 मैंने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ से हमने पॉइंट को शुरुआत करी है। और सबसे पहले यहाँ पे बोला गया हमें
हाँ, अ मैन वॉक्स 10 मीटर साउथ, सबसे पहले वो गया है साउथ, 10 मीटर गया तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं स्लैश में लगा लेंगे नीचे करके, हाँ ये सही रहेगा, स्लैश ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक और कर लेती हूँ मैं ताकि इजी हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से अब वो गया है साउथ में, गया है वो कितना 10 मीटर गया है वो साउथ में। उसके बाद हमें बताया गया है देन 15 मीटर्स टू द ईस्ट, ईस्ट में किस तरफ पड़ेगा, ईस्ट आपका पड़ेगा इस तरफ, जिस तरफ आपका एक तरफ से वेस्ट बंगाल आता है उस तरफ। तो वेस्ट बंगाल की साइड अगर आपको देखना है 1 2 3, इधर हम लगा लेते हैं, इधर गया वो कितना गया है, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, एक सेकेंड, इधर कितना गया वो 15 मीटर इधर गया, ईस्ट में गया। एंड फाइनली 10 मीटर्स टू द नॉर्थ, अब 10 मीटर्स अगर नॉर्थ में गया तो अभी तक 10 मीटर ही वो साउथ में आया था, मतलब कि वो फिर से जो है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर ही जो है वो जा रहा है। तो 10 मीटर से अगर ऊपर आ गया फिर से, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, 15 किलोमीटर, मतलब 15 मीटर से सीधा है। जब 10 वापिस अगर वो यहीं आ जाएगा, लाइक अगर यहाँ पे भी हम वापस लगाते तो, हाँ तो अगर ऐसे ये वापस से अगर पूरा यहीं तक आ जाएगा, वापस से अपनी इसी जगह पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे इसने शुरू किया था, पर मतलब सेम वहाँ पे नहीं, क्योंकि अभी 15 मीटर उसने कवर कर चुका जो ईस्ट वाला था, तो यहाँ पे वो 15 मीटर जो है वो दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। नेक्स्ट आ रहा है इन अ सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, ए इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो ये आपको एक सर्कुलर में लगाना पड़ेगा चारों को, और फिर आपको बताना पड़ेगा कौन किसके बीच में है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बी बताया गया है, ये आप खुद चेक कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, नाउ वी हैव इज द नंबर सीक्वेंसिंग। नंबर सीक्वेंसिंग में आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो हमारा नेक्स्ट होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 और 6, यहाँ पता है क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है इनका डिफरेंस। सबसे पहले आपको डिफरेंस से पता चल जाएगा 2 और 6 में कितना डिफरेंस हुआ, 4 का। नेक्स्ट अगर हम देखें 6 और 12 में कितना डिफरेंस हुआ, 6 का। नेक्स्ट अगर हम देखें 12 और 20 में कितना डिफरेंस हुआ, 8 का। नेक्स्ट अगर 20 और 30 में कितना डिफरेंस हुआ, 10 का। और नेक्स्ट अगर रहेगा तो 4 6 8 10, और नेक्स्ट हमारा क्या होगा 12। तो 30 प्लस 12 30 40 और 42, सो 42 हमारा जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।